हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग हैं। तो आशा करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे, खुश होंगे। और जो बच्चे CSIR की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अच्छी चल रही होंगी आशा करता हूँ। तो अभी अभी आप लोगों ने लेक्चर 2 का में जो बीटा ऑक्सीडेशन है, फैटी एसिड है, उसका लेक्चर आपने देख लिया होगा। लेक्चर को आप समझ गए होंगे कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। ठीक है। उस लेक्चर में के एंड पर मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन डाला था आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आशा करता हूँ सारे बच्चे क्वेश्चन बना लिए होंगे और अपने सॉल्यूशंस के साथ तैयार होंगे। चलिए क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर देता हूँ, सारे बच्चे आंसर चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ह्यूमन सेल में सैचुरेटेड फैटी एसाइल कोए मॉलिक्यूल का बीटा ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है। उससे क्या बना? उससे 8 एसिटाइल कोए बना, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स बना और 28 एटीपी बना। ठीक। अब कहता है ये जो फैटी एसाइल कोए ऑक्सीडाइज्ड हुआ था उसका नाम बताइए। यानी कौन सा फैटी एसिड है जिसको आप बीटा ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कराओगे तो आपको 8 एसिटाइल कोए बनेगा। तो यहां से निकालिए, एक एसिटाइल कोए 2 कार्बन का है, एक एसिटाइल कोए 2 कार्बन का। तो 8 एसिटाइल कोए कितना होगा? 16 कार्बन का होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। और 16 कार्बन आपका आपको पता है कि पामीटाइल कोए ही होता है। एस्टेरियल तो होगा नहीं, ये 18 का होता है, ये एस्टेरियल होगा नहीं। ओलियल तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ओक्टानोइल होगा नहीं। तो आंसर होगा सी, पामीटोइल कोए। आशा करता हूं आप लॉजिक समझ पाए होंगे कि 8 एस्टाइल कोए बना है, एक एस्टाइल कोए 2 कार्बन का है, 8 हो गया 16 कार्बन का। मतलब साफ है कि हमारा जो फैटी एसाइल कोए रहा हुआ 16 कार्बन का रहा हुआ। ठीक, क्लियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अपना आंसर चेक करते रहिएगा और जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कितना सही हुआ किसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर पामेटिक एसिड जो 16 कार्बन का है, इसका कंप्लीट डिग्रेडेशन करोगे तो कितना साइकिल लगेगा? यानी जो 4 स्टेप चलता है पामेटिक एसिड में, वह 4 स्टेप कितनी बार चले कि 16 कार्बन का पामेटिक एसिड का कंप्लीट डिग्रेडेशन हो जाए। देखो मैं समझाता हूं, बड़ा मजा आएगा। चलिए हम बनाते हैं 16 कार्बन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गया 16 कार्बन का। अब देखो तोड़ो बारी बारी से। एक मॉलिक्यूल पढ़ा जाएगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यही होगा। पूरा डिटेल समझा रहा हूं, लॉजिक समझ में आएगा। पहला 4 स्टेप चलेगा तो एक साइकिल में इतना बना, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, पांचवा साइकिल, छठा साइकिल, सातवां साइकिल। यानी एक साइकिल, दो साइकिल, 3 4 5 6 7, 7 साइकिल में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टाइल कोए बन के निकल गया। और लास्ट का जो 2 कार्बन बचा, लास्ट का 2 कार्बन ऑटोमेटिकली स्टाइल कोए बन के निकलेगा। यानी 7 साइकिल चला तो 7 स्टाइल कोए बन गया। तो 7 दूना 14, 14 कार्बन बन के निकल गया। और जैसे लास्ट का जो दूसरा प्रोडक्ट जो बचा है वो भी 2 कार्बन का है, तो ये भी स्टाइल कोए में की तरह निकल जाएगा, 2 कार्बन का। टोटल हो गया 8 स्टाइल कोए। यानी यहां से एक लॉजिक क्या निकला कि 8 एसिटाइल कोए से 16 कार्बन, यानी एक कम करो तो 7 साइकिल चलेगा। 7 साइकिल से 7 स्टाइल कोए, और लास्ट का अपने आप एक बन के निकल जाता है, तो टोटल हो गया 8 स्टाइल कोए। तो यहां आंसर होगा 7 साइकिल। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह ये हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए लागू होगा। अभी ऑड का भी आएगा, वहां भी बता दूंगा, बड़ा आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं जवाब आ गया होगा। ये देखिए, 16 कार्बन का फैटी और 17 कार्बन का फैटी एसिड को जब तोड़ोगे तो क्या बनेगा? ऑप्शंस एलिमिनेट करो। आपको पता है 16 कार्बन का फैटी एसिड कितना बनेगा? 8 स्टाइल को ये बनेगा। 8 यहाँ है, ये हो सकता है। 5 यहाँ काट दो, ये भी 5 नहीं हो सकता है क्योंकि रेस्पेक्टेबल लिखा है। रेस्पेक्टेबल का मतलब है पहले 16 वाला का आंसर दो, फिर 17 वाला का आंसर दो। ठीक है। तो ऑप्शन जब एलिमिनेट किया तो बी सी तैसी गलत हो गया। अब बच गया ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। यहां भी 8 स्टाइल को है, यहां भी 8 स्टाइल को है, लेकिन
17 कार्बन की जब बात करेंगे, चलो बनाते हैं, देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बन गया 17 कार्बन का। अब उसी तरह एलिमिनेट करो। बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हमेशा 2 कार्बन का स्टाइल निकलता है, निकालते चलो, निकालते साथ में। 2 कार्बन निकल गया, 2 कार्बन का, 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 और लास्ट में 2 कार्बन का निकल गया। क्लियर, यहां तक काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7, हमें क्या बना, 7 एसिटाइल कोई बन के निकल गया। क्लियर हो गया। लास्ट में बचा है 3 कार्बन का। अब इस 3 कार्बन यानी ऑड नंबर, हमने आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन का सिखाया है बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑड कार्बन का भी नहीं बताया है अभी तक, तो ऑड कार्बन का नहीं पूछा डिटेल में, बस बता देंगे थोड़ा सा उसमें। अब ऑड कार्बन का 3 कार्बन का लास्ट में बन के निकल गया। ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड जो बचता है लास्ट में, इसी को बोलते हैं प्रोपियोनिल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपियोनिल। 3 कार्बन का होता है, लास्ट में कोई जोड़ दो, यानी 7 एसिटाइल कोए, 1 प्रोपेन कोए। आंसर विल बी डी। आंसर डी सही आंसर होगा इसका। तो आशा करता हूं इसका उत्तर सारे बच्चे निकाल लेंगे। ये लॉजिक है निकालने का, ठीक है। ये तो मैं डिटेल में समझा दिया, बट इसका लॉजिक याद रखना, जितना साइकिल, जितना नंबर ऑफ स्टाइल को है, उसका एक कम साइकिल चलता है। ऑड नंबर होगा तो सिंपल, 17 है तो 17 है तो उसका इवन नंबर निकालो, 3 छोड़ के कितना बच गया आपका, 14 बच गया, तो 7 ने 14। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन देकर फंसाता रहता है, आपको बाहर निकालना है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखें, जवाब जरूर दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि एक एंटीबॉडी अपने कोगनेट एंटाइजन से बाइंड करता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस का एप्लीकेशन। तो क्या होगा कि जब भी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस होगा, इसके बीच में, सॉरी, इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में हमेशा नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस ही होता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, वैन डर वाल भी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा। और क्वेश्चन नहीं पूछा है डज नॉट इन्वॉल्व, यानी कोवैलेंट बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलिए। इसमें कहता है कौन सा कथन स्टेटमेंट सही नहीं है, चलिए पढ़ते हैं। इसमें सारा स्टेटमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में दिया है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो मेरा चैनल है वीड इंस्टीट्यूट, उस पर मैंने नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस पर कंप्लीट लेक्चर डाल दिया हूं, सारे इंटरेक्शंस के बारे में। तो पढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, सही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, एक नॉन फैक्टर सही है। ऑप्शन डी देख लो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, बहुत सही जवाब है। हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन सी देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीकर देन वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस, इसके बारे में कुछ बताता हूं। ऑप्शन बी देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कंट्रीब्यूट टू फोल्डिंग एनर्जी ऑफ प्रोटीन, सही बात है। एक सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड काफी वीक होता है, लेकिन मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए तो स्ट्रांग हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी कंट्रीब्यूट करता है प्रोटीन्स में उसके फोल्डिंग के लिए। ऑप्शन बी भी आपका सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, आपका डी भी सही है, सी गलत है। थोड़ा एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लिख लो, याद रखना। अगर नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन जितने भी होते हैं उनका ऑर्डर किया जाए स्ट्रेंथ का, तो आयनिक इंटरेक्शन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आयनिक के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और सबसे वीक जो स्ट्रेंथ होता हुआ होता है वैन डर वाल का। किसका होता है, वैन डर वाल। तो वैन डर वाल स्ट्रेंथ में वीक होता है, आयोनिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग होता है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। कल को यह सवाल आपको पूछ सकता है, सीएसआर के पेपर में सेक्शन बी में पूछ देगा, इसे ध्यान रखना, ये ऑर्डर याद रखना, बाकी सब सवाल आपसे इससे बन जाएगा। क्लियर हो गया, ऑप्शन सी सही है, जो कि गलत कथन है, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया हूं, सारे स्टेटमेंट वगैरह जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें। फिर भी किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शंस में विथ क्वेश्चंस डाउट लिखना, आपको विद इन 24 आवर आपको मैं आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। आपने देखा सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, नए बच्चे सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तब तक के लिए अलविदा, बाय, गुड। हमेशा खुश रहना, और बस खुश रहना, और क्या, मस्ती करते रहो और खूब तैयारी करो, अच्छे से पेपर निकल जाएगा।